नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच नियोजित शिक्षकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, आप सभी का प्यार मुझे प्राप्त हो रहा है और आशा करता हूं कि इसी तरह आगे भी आप सभी का प्यार जो है मुझे मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित आज कौन सी महत्वपूर्ण खबर जो है सामने आ रही है। आप सभी जानते हैं कि कल 26 दिसंबर को नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली थी उस पर कैबिनेट में मोहर लग चुकी है। जैसे ही कैबिनेट में मोहर लगी, बिहार के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक खुशी से झूम उठे। कहीं कहीं जो है राज्यकर्मी का दर्जा घोषित किए जाने के बाद शिक्षकों ने होली मनाई, एक दूसरे को गुलाल लगाया, आतिशबाजी की। लेकिन जब इस नियमावली को गहनता से जब पढ़ा गया, देखा गया, तब जाकर के जो है यह बातें सामने आई कि बिहार सरकार द्वारा जो नई नियमावली सामने लाई गई है वह नियोजित शिक्षकों के हित में बिल्कुल नहीं है। और इसके पूर्व जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी उसी नियमावली को जो है हूबहू थोड़ा सा परिवर्तन कर सामने जो है ला करके रख दिया गया है। बिहार के नियोजित शिक्षक काफ़ी दिनों से ये आस लगाए बैठे हुए थे कि जब भी नियमावली आएगी उनके हित में आएगी और वे राज्यकर्मी का दर्जा जब प्राप्त करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो नई नियमावली सामने आई है वह नियोजित शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन करके सामने आई है। को लेकर के नियोजित शिक्षकों के मन में काफ़ी निराशा और आक्रोश भी है। पर नियोजित शिक्षक संगठनों ने जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि नियमावली के नाम पर नियोजित शिक्षकों को झुनझुना जो है पकड़ा दिया गया है। सबसे आश्चर्य तो इस बात को लेकर है कि नियोजित शिक्षकों से जो इसके पूर्व नियमावली जो है जारी की गई थी उस पर आपत्ति देने को कहा गया था। लाखों लाख की संख्या में नियोजित शिक्षकों ने उस पर आपत्ति भी दर्ज कराई। लेकिन जो नई नियमावली सामने आई है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जितनी सारी आपत्तियां शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई थी उन्हें जो है दरकिनार कर दिया गया है या उसको देखा ही नहीं गया है। शिक्षकों को जो है आश्वासन मिलता रहा कि हम जो है आपके द्वारा जो आपत्ति दी गई है उसके अनुसार जो है नई नियमावली बना करके आपके सामने लाएंगे। वह नियमावली जो है शिक्षक फ्रेंडली होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे कहा जा सके कि यह नियमावली जो है नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छा है। अब आइए हम एक एक करके देख लेते हैं कि इस नियमावली के आने के बाद नियोजित शिक्षकों के दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक तो जो भी नियोजित शिक्षक है वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त हो चुका है। लेकिन वे इस भूल में न रहें कि उन्हें नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो गया है, यानी वो राज्यकर्मी बन गए हैं। तो पहले आप अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि आप राज्यकर्मी घोषित कर दिए गए हैं, अभी भी आप नियोजित शिक्षक ही हैं। क्योंकि नियमावली में जो शर्त रखी गई है उस शर्त के अनुसार जब तक आप स्वक्षमता परीक्षा पास नहीं कर लेते तब तक जो है आप नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। आप नियोजन इकाई के अंतर्गत ही शिक्षक माने जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है ये सबसे बड़ी जो है निराशा जो है नियोजित शिक्षकों को हाथ लगी है। उन्हें विश्वास था कि मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में जिस दिन नई नियमावली पर मोहर लगेगी उसी दिन जो है बिहार के जितने भी नियोजित जो है राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे देखते हैं कि इस नियमावली से नियोजित शिक्षकों को और क्या परेशानियां हो सकती है। दूसरी परेशानी यह है कि जो भी नियोजित शिक्षक इस नियमावली के अंतर्गत स्वक्षमता परीक्षा में पास होंगे उनके लिए यह आवश्यक होगा कि स्वक्षमता परीक्षा में वे अच्छे अंकों से पास करें। आप भली भांति जानते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे शिक्षकों की संख्या है जो
पढ़ाई लिखाई से बहुत पहले जो है उनका नाता टूट चुका है, वह एक सिलेबस में बंद करके जो है रह गए हैं। अब उनसे जो है परीक्षा लेना, हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो अभी भी परीक्षा देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन परीक्षा में अगर वो बैठते हैं और उनका नंबर जो है कम आता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वरीयता का आधार जो है मेधा अंक होगा। जिन शिक्षक का अंक, नियोजित शिक्षक का मेधा अंक ज़्यादा होगा और जब वे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनसे 3 ऑप्शन जो है जिले का मांगा गया है, तो उनका चॉइस जिला जो है उनको मिलेगा। लेकिन जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सफल होंगे, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सिर्फ ला पाएंगे या उससे जो है कुछ अधिक नंबर ला पाएंगे, तो आप समझ जाइए कि उनको जो है अपने गृह जिला से लगभग जो है किसी को अपने गृह जिला से लगभग 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर वहाँ तो भेजना ही है। तो अब बताइए, जो शिक्षक काफ़ी दिनों से अपने घर पर रह करके अपने पंचायत में या अपने प्रखंड में इतने दिनों से सेवा देते हुए आ रहे हैं, अगर उनको एकाएक जो है इतनी दूर जो है योगदान करने की स्थिति आ जाए, उनके सामने इस तरह की स्थिति आ जाए, तो सोचिए उनके साथ कितनी परेशानियां होगी। बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो अपने परिवार में सिर्फ कमाने वाले हैं, उनके साथ जो है वृद्ध माता पिता, छोटे छोटे बच्चे, उनको देखना है, सारी व्यवस्था जो है उनके ऊपर है। अगर एकाएक उनको जो है इतनी दूर भेज दिया जाए तो आप समझ लीजिए उनके साथ जो है कैसी बेइंसाफ़ी होगी। और उस परिस्थिति में नियोजित शिक्षक निश्चित रूप से यही चाहेंगे कि भले ही जो है हमें राज्यकर्मी का दर्जा न मिले, हम जो है अपने मूल विद्यालय में ही पठन पाठन का काम करें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपने इसके पूर्व देख लिया है कि जितने भी बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनकी वरीयता जो है पूर्व में ही निर्धारित कर दी गई थी और उसका आधार था मेधा अंक, और उसके बाद जो है उनकी पोस्टिंग जो है दूसरे जिलों में की गई। सारे बीपीएससी से पास शिक्षक जो है अपनी नौकरी को ज्वाइन करने के बाद या विद्यालय में योगदान देने के बाद धीरे धीरे जो है वे नौकरी छोड़ना शुरू कर दिए। सबसे परेशानी जो है महिला शिक्षक बहनों के साथ है, क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे, पूरे परिवार की जिम्मेवारी, और उनको जो है अपने गृह जिले से या उनके मूल विद्यालय से अगर 100 किलोमीटर दूर या 150 किलोमीटर दूर भेज दिया जाए तो उनको कितनी परेशानी होगी आप समझ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विभिन्न समाचार पत्रों में आपने आज पढ़ा होगा कि जैसे ही आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे आपके वेतन में जो है 10 से 12 हज़ार रुपये की वृद्धि होगी। तो सिर्फ ये एकमात्र यह समाचार भले ही आपको देखने में, आपके मन को बहलाने में अच्छा लगे, आप ये मान कर चलें कि आप भले ही ये मान लें कि आपके वेतन में जो है 10 से 10 हज़ार की वृद्धि हो सकती है, तो ये जो है सभी शिक्षकों के साथ ऐसा होने वाला नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे उनको 1 to 5 के लिए 25,000 रुपया जो है मूल वेतन निर्धारित किया गया है। तो अगर कोई ऐसा शिक्षक जिनका मूल वेतन अभी जो है 15,000 समथिंग है, अगर वे स्वक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उनको वैसे नियोजित शिक्षकों को 25,000 रुपया जो है मूल वेतन मिलेगा। तो जहां जिस शिक्षक को 15,000 रुपया प्रति माह मिल रहा था मूल वेतन के रूप में, अब उनको जो है 25,000 रुपया मिलेगा। तो निश्चित रूप से उनके वेतन में 10,000 की वृद्धि होगी। लेकिन जो नियोजित शिक्षक वर्ष 3, 5, 7, 9 आदि वर्षों में जो है विद्यालय में पठन पाठन का काम कर रहे हैं, उनके वेतन वृद्धि में ज़्यादा फायदा होने नहीं जा रहा है। इस विशेष शिक्षक नियमावली में यह स्पष्ट जो है लिखा हुआ है कि अभी नियोजित शिक्षक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं उसी वेतन पर जो है काम करते रहेंगे, और जब वे स्वक्षमता परीक्षा पास करेंगे उस दिन से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जाएगा। अब विशेष शिक्षक नियमावली जो कैबिनेट से मुहर लगने के बाद आप सभी के बीच है, उसको अगर हम गहनता से अध्ययन करें तो इनके कंडिका 1 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय विभिन्न स्तरों यानी पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत स्वक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा तथा स्वक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी स्वक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात
वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षक को स्वक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं ऐसी स्वक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिसकी सेवा शर्तों को अब इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। नियमावली के इस कंडिका में उल्लिखित बातों को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो भी बीपीएससी से बहाल नियोजित शिक्षक, चाहे वो बीपीएससी फेज 1 से बहाल हुए हों या बीपीएससी फेज 2 से बहाल हुए हैं, निश्चित रूप से जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनसे वे वरीय होंगे। हालांकि यहाँ आपको सिर्फ वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ आपको मिल जाएगा, लेकिन बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक होंगे वे आपसे वरीय होंगे, क्योंकि आप जब स्वक्षमता परीक्षा देंगे उसके बाद आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा और विद्यालय आवंटित करने के बाद आप जब उस विद्यालय में योगदान कर लेंगे उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और उस दिन से माना जाएगा कि आज से आप राज्यकर्मी बन गए हैं। जबकि बीपीएससी से बहाल शिक्षक आपसे बहुत पहले स्कूल में ज्वाइन कर चुके हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं वे आपसे वरीय होंगे। ये ज़्यादा होगा क्योंकि आपको वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ भी नियोजित शिक्षक जीत करके हार गए। नियमावली से स्पष्ट हो जा रहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो भले ही जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक है उनसे ज़्यादा वेतन प्राप्त करेंगे, लेकिन जहाँ वरीयता की बात होगी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से हमेशा जूनियर रहेंगे, कनियर रहेंगे। तो अब आप बताइए, जो नियोजित शिक्षक बिहार के सरकारी विद्यालयों में 15 साल, 20 साल, 10 साल, 12 साल से सेवा दे रहे हैं और उनको एकाएक ऐसे शिक्षक से जिनकी बहाली 2 महीना पहले या 3 महीना पहले हुई है, उन शिक्षकों से अगर वे कनीय हो जाते हैं तो इस नियमावली से नियोजित शिक्षकों को कोई फायदा विशेष होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इस नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में 3 बार में सफल नहीं हो पाते हैं या इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहते हैं, उनके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी गठित करने के बाद कमेटी जो अनुशंसा करेगी उसके आधार पर उनके बारे में सोचा जाएगा। अब उस समय बिहार सरकार या शिक्षा विभाग उनके बारे में क्या सोचेगा, इस नियमावली में इसका कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। हो सकता है कि शिक्षकों के आक्रोश को दबाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उस समय यह भी हो सकता है कि उस शिक्षक को सेवा से निकाल भी दिया जाए। तो अभी भी इस नियमावली में बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। उससे इस नियमावली से नियोजित शिक्षकों को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि नियोजित शिक्षकों को इससे नुकसान ही नुकसान है। एक फायदा जो स्पष्ट आपके सामने दिख रहा है, वह फायदा ये है कि जैसे ही आप राज्यकर्मी बनेंगे आपको ईपीएफ की जगह एनपीएस का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब एनपीएस का लाभ उन नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे फायदेमंद होगा जिनकी सेवा अभी लंबी अवधि के लिए है। वैसे नियोजित शिक्षक निश्चित रूप से वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए निश्चित रूप से ये नियमावली फायदेमंद होगी, लेकिन जो भी नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा बहुत कम बची हुई है उनके लिए इस नियमावली से खास कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। दूसरी बात, इसमें नियोजित शिक्षकों की प्रमोशन की जो बात की गई है वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नियोजित शिक्षक जब विद्यालय में योगदान दिए हैं उस तिथि से 8 वर्ष सेवा पूर्ण होने के बाद उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा, या फिर जिस दिन से ये नियमावली या फिर जिस दिन से नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसके बाद 8 वर्ष सेवा पूर्ण करने के बाद उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। अगर विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नियोजित शिक्षकों को 8 वर्ष सेवा करने के बाद अगर प्रमोशन का लाभ मिलता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार के कितने नियोजित शिक्षक लगा सकते हैं कि कितने नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिल पाएगा। दूसरी तरफ एक बात और सामने आ रही है कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा में बैठे हुए थे और उन्होंने उस परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स लाया है, क्या उनको स्वक्षमता परीक्षा से इतर रहना पड़ेगा? यानी जब
नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा होगी उस समय उनको परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। इस पर भी कहीं नियमावली में स्पष्ट जो है बातें नहीं बताई गई है, लेकिन पूर्व में ये बातें जो है सामने आ चुकी है कि वैसे नियोजित शिक्षकों को स्वक्षमता परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है और यह जानकारी बिल्कुल जो है सही है। तो ऐसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा में बैठे थे और उन्होंने सफल भी हुए हैं, वैसे नियोजित शिक्षकों को स्वक्षमता परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन स्वक्षमता परीक्षा होगी और उसके बाद नियोजित शिक्षक जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, विद्यालय उनके लिए आवंटन होगा, उस समय से बीपीएससी से पास जो नियोजित शिक्षक हैं वे भी राज्यकर्मी, उसी तिथि से उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। तो उन्हें भी अभी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। देख लिया कि नई नियमावली जो नियोजित शिक्षकों के लिए सामने आई है उसमें बहुत तरह की जो है खामियां हैं, उसमें बदलाव की जरूरत है। उनके आपत्तियों को इसमें कहीं भी जो है समाहित नहीं किया गया है, जिसको लेकर के नियोजित शिक्षक काफ़ी जो है निराश है, हताश है। तो इस नियमावली में बदलाव की ज़रूरत है। जब तक इस नियमावली में बदलाव नहीं हो जाती तब तक जो है ये माना जा सकता है कि यह नियमावली नियोजित शिक्षकों के हित में नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरी खबर जो सामने आ रही है वह यह है कि वीरेंद्र नारायण यादव जो कि एमएलसी हैं, उनके द्वारा यह बात जो है कही जा रही है कि वे मुख्यमंत्री से मिल करके यह बात जो है उनसे कहे हैं कि विद्यालय का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को बदला जाए। अब उनका ये कहना है कि विद्यालय अब 10 से 4 चलेगा, लेकिन जब तक इस पर जो है आधिकारिक कोई पत्र आप सभी के सामने नहीं आ जाता है तब तक हमें यही मानकर चलने का परिवर्तन कब होता है। और नियोजित शिक्षकों से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण खबर जो सामने आ रही है वह यह है कि बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी का ये कहना है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल संभल जाए। अब हर हाल में 25 तारीख को जो है प्रत्येक माह के 25 तारीख को जिलों को आवंटन जो है प्राप्त हो जाना चाहिए और प्रत्येक माह के 5 तारीख को यानी अगले माह के 5 तारीख को जो है शिक्षकों का वेतन उनके खाते में आ जाना चाहिए। अगर इस स्तर पर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यह नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छी पहल। अब देखना यह है क्योंकि आप सभी जो है बहुत पुराने शिक्षक हैं और आपका अनुभव जो है वेतन विभाग और आप सभी का अनुभव वेतन भुगतान को लेकर के क्या रहा है आप सभी जानते हैं। अब देखना यह है कि अगले वर्ष से जो है नियोजित शिक्षकों को वेतन जो है 5 तारीख को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये तो भविष्य की बात है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। किसी भी तरह के अगर आपके मन में इस नियमावली से संबंधित शंका हो तो आपसे आग्रह है कि आप जो है उस शंका को कमेंट बॉक्स में डालें। निश्चित रूप से समय मिलने पर मैं आपके शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।